नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं कारगर युवा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रुनोई और सिंगापुर की यात्रा के पहले चरण में पहुंचे। ब्रुनोई के बंदर सेरी बेगवान ब्रुनोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर युवराज हाजी अल मुहतादी बिल्ला ने किया स्वागत। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ब्रुनोई की यह पहली यात्रा। भारतीय समुदाय के लोगों ने पीएम मोदी का किया स्वागत। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने ईटानगर में प्रदेश की 1 लाख करोड़ से अधिक निवेश से संबंधित 13 प्रमुख जल विद्युत परियोजनाओं के लिए फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंटल क्लियरेंस, टेक्नो इकोनॉमिक क्लियरेंस और भूमि अधिग्रहण की समीक्षा। कहा, सरकार परियोजनाओं को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक में 1,45,000 करोड़ रुपए की रक्षा खरीद को मिली मंजूरी। इसमें डोर्नियर 228 एयरक्राफ्ट, Su-30 MKI विमानों के लिए 240 एरो इंजन, टैंक और वारशिप की खरीद शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रुनोई और सिंगापुर की यात्रा के पहले चरण में आज दोपहर बाद ब्रुनोई के बंदर सेरी बेगवान पहुंचे। ब्रुनोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर युवराज हाजी अल मुहतादी बिल्ला ने उनका स्वागत किया। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ब्रुनोई की यह पहली यात्रा है। श्री मोदी की यह यात्रा भारत और ब्रुनोई के बीच राजनयिक संबंध की स्थापना की 40वीं वर्षगांठ के सिलसिले में हो रही है। यात्रा पर रवाना होने से पहले श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि ब्रुनोई और सिंगापुर की उनकी इस यात्रा से दोनों देशों और आसियान देशों के साथ भारत की भागीदारी और मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि ये दोनों देश भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और इंडो पैसिफिक विजन में महत्वपूर्ण भागीदार है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि चूंकि भारत और ब्रुनोई अपने राजनयिक संबंधों के 40 साल पूरे कर रहे हैं, वे सुल्तान हाजी हसनल बोल्किया और शाही परिवार के अन्य सम्मानित सदस्यों के साथ अपनी बैठकों के लिए उत्सुक हैं। श्री मोदी यात्रा के दूसरे चरण में कल सिंगापुर जाएंगे। उन्होंने कहा कि वे राष्ट्रपति थरमन शनमुगरत्नम, प्रधानमंत्री लॉरेंस वांगू, वरिष्ठ मंत्री ली सिन लुंग और एमिरेट्स वरिष्ठ मंत्री गो चुक तांग से मिलने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। श्री मोदी सिंगापुर के वाइब्रेंट व्यापारिक समुदाय के दिग्गजों से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे सिंगापुर के साथ विशेष रूप से उन्नत विनिर्माण, डिजिटीकरण और सतत विकास के नए तथा उभरते क्षेत्रों से रणनीतिक भागीदारी को मजबूत करने पर चर्चा के लिए भी उत्सुक हैं। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आज राज्य सचिवालय ईटानगर में प्रदेश की 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक निवेश से संबंधित 13 प्रमुख जल विद्युत परियोजनाओं के लिए फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंटल क्लियरेंस, टेक्नो इकोनॉमिक क्लियरेंस और भूमि अधिग्रहण की समीक्षा की। बैठक में नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड NHPC के चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर राजकुमार चौधरी, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड SGBN के चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर सुशील कुमार, निपको, टेहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड सहित 13 हाइड्रो प्रोजेक्ट्स की परियोजना एजेंसियों के प्रमुख मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों और जिला उपायुक्तों को जल विद्युत परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए जरूरी क्लियरेंस की प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स प्रदेश के लिए राजस्व संग्रह, रोजगार और आर्थिक विकास के अवसर पैदा करने के नजरिए से काफ़ी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि सरकार सभी परियोजनाओं को प्रभावी तरीके से पूरा करने के लिए जरूरी सहायता उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज पुणे में सिम्बियोसिस विश्वविद्यालय के 21वीं दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने सभी शैक्षणिक संस्थानों में बालिकाओं के लिए सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने पर जोर दिया। उन्होंने स्त्री पुरुष समानता पर बल देते हुए समावेशी विकास की दिशा में विश्वविद्यालय द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि स्वर्ण पदक विजेताओं में 11 में से 8 महिलाएं होना विश्वविद्यालय के इन्हीं प्रयासों को दर्शाता है। श्रीमती मुर्मू ने विश्वविद्यालय के विदेशी विद्यार्थियों से कहा कि वे ज्ञान और कौशल का इस्तेमाल अपने अपने देशों में मानवता की बेहतरी के लिए करें। महाराष्ट्र के राज्यपाल CP राधाकृष्णन और राज्य के उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटिल भी इस अवसर पर मौजूद थे। विश्वविद्यालय में 85 देशों के विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं। उन्होंने राष्ट्रपति को अपने अपने देश के ध्वज प्रदान किए। विश्व के कई हिस्सों से ब्राइट यंग माइंड्स इस संस्थान में उच्च स्तर की शिक्षा पाने के लिए आते हैं। यहाँ विद्यार्थियों भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार भी होते हैं।
और देश विदेश में विभिन्न क्षेत्रों में अपना प्रभावी योगदान देने के लिए एक मजबूत नेटवर्क भी बनाते हैं। मुझे बताया गया है कि यहाँ 3000 से अधिक विदेशी विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि आप सभी विद्यार्थी भविष्य में विदेश में रहकर भी इस संस्थान, इस क्षेत्रों से जुड़े रहेंगे और अपने आधुनिक ज्ञान और कौशल का उपयोग मानवता के कल्याण के लिए करेंगे। देवियों और स्वजनों, मुझे ये जानकर प्रसन्नता हो रही है कि इस कैंपस में सिम्बोसिस आरोग्य धाम भी स्थापित किया गया है, जो चिकित्सा सेवा को बेहतर बनाने की ओर एक सराहनीय कदम है। ये एक व्यापक होलिस्टिक हेल्थ केयर कैंपस है। इसमें चिकित्सा संबंधी अनेक सुविधाएं और अनुसंधान केंद्र भी है। यहाँ महिलाओं को मेडिकल की शिक्षा प्रदान करने के लिए मेडिकल कॉलेज भी स्थापित किया गया है। ये सराहनीय है कि हमारी शिक्षण संस्थान इंक्लूसिव डेवलपमेंट जैसे विषयों पर भी गंभीरता से कार्य कर रही है। मुझे बताया गया है कि सिम्बोसिस डीम्ड यूनिवर्सिटी द्वारा कैंपस के आसपास के गांव में, जैसे कि प्रो चांसलर ने बताया 35 विलेजेस, 35 गांव, मोबाइल फैमिली हेल्थ क्लिनिक्स का संचालन किया जा रहा है। आज की युवा पीढ़ी को नवीनतम टेक्नोलॉजी के ज्ञान के साथ साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन प्रदान करना सभी शिक्षण संस्थानों का ध्येय होना चाहिए। पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत के सुमित अंटिल ने भाला फेंक प्रतिस्पर्धा में अपना स्वर्ण पदक बरकरार रखते हुए अपने दूसरे प्रयास में 70.59 मीटर भाला फेंक कर नया रिकॉर्ड भी बनाया। सोमवार को भारत के लिए एक और स्वर्ण पदक बैडमिंटन में नीतीश कुमार ने पुरुष सिंगल्स SL3 श्रेणी में जीता, जबकि सुहास यतिराज ने पुरुष सिंगल्स SL4 श्रेणी में रजत पदक जीता। महिला सिंगल्स SU5 में तुलसीमती मुरुगेशन ने भी फाइनल में चीन की क्यू जिया यांग से हारने के बाद रजत पदक जीता। मनीषा रामदास ने डेनमार्क की कैटरीन रोशनग्रेन को हराकर महिला एकल SU5 वर्ग में कांस्य पदक जीता। नित्या श्री शेवन ने भी महिला सिंगल्स SH6 श्रेणी में कांस्य पदक जीता। तीरंदाजी मिक्स टीम कंपाउंड इवेंट में शीतल देवी और राकेश कुमार को कांस्य पदक मिला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी पदक विजेताओं को बधाई दी है। पैरालंपिक खेलों के चौथे दिन आज टीम इंडिया निशानेबाजी, तीरंदाजी और एथलेटिक्स सहित विभिन्न प्रतियोगिताओं में पदक जीतने का प्रयास करेगी। निशानेबाजी में अवनी लेकरा और मोना अग्रवाल महिलाओं की 50 मीटर SH1 श्रेणी के मुकाबलों में हिस्सा लेगी। तीरंदाजी में पूजा महिलाओं के रिकर्व प्रतिस्पर्धा में हिस्सा लेगी। भाग्यश्री जाधव महिलाओं के शूटपुट F34 के फाइनल में पदक के लिए खेलेगी। इसके अलावा पुरुषों की ऊंची कूद के T63 फाइनल में मरियप्पन तंगावेलू, शैलेश कुमार और शरद कुमार भारत की पदक तालिका में इजाफा कर सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक में 1,45,000 करोड़ रुपये की रक्षा खरीद को मंजूरी दी गई। इसमें डोर्नियर 220 एयरक्राफ्ट, टैंक और वारशिप की खरीद शामिल है। इससे पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल की सुरक्षा मामलों की समिति ने भारतीय वायुसेना के Su-30 MKI विमानों के लिए 240 एरो इंजन की खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस प्रस्ताव के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से सभी करों सहित 26,000 करोड़ रुपये में खरीद की स्वीकृति दी गई है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इन एरो इंजन को सौंपने का काम 1 वर्ष बाद शुरू होगा और इसे 8 वर्षों में पूरा कर लिया जाएगा। यह इंजन 54% स्वदेशी सामग्री से बने और इनके कुछ प्रमुख पार्ट्स को देश में ही तैयार किया गया है। इनका निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के कोरापुट डिवीजन में किया जाएगा। प्रदेश भाजपा मुख्यालय ईटानगर में सोमवार को आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पेमा खांडू, प्रदेश अध्यक्ष ब्यूरम वाघे और पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने वर्चुअल माध्यम से राष्ट्रीय सदस्यता अभियान में हिस्सा लिया। इस मौके पर स्टेट भाजपा मेंबरशिप ड्राइव को भी लॉन्च किया गया। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के लोगों से विकसित भारत और विकसित अरुणाचल के विजन को साकार करने पार्टी से जुड़ने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता बेस्ट पार्टी है और पार्टी नेशन फर्स्ट के मोटो को लेकर कार्य कर रही है। इस बार का जो मेंबरशिप ड्राइव में हम लोगों को खास करके युवाओं को टारगेट करना है और इस बार शुरुआत में ही मैं आप सभी से अनुरोध करेंगे
कि हमारा जो न्यू वोटर्स का जो एनरोलमेंट हुआ है उसको हम लोग टारगेट करके अपने भारतीय जनता पार्टी में भारतीय जनता पार्टी के बारे में उनको बोलना है, उनको बताना है कि पार्टी किस प्रकार से हम लोग काम करते हैं और पार्टी आने के बाद इस राज्य में क्या क्या डेवलपमेंट्स और इसमें क्या क्या सुधार आया है देश में। अक्रॉस अरुणाचल प्रदेश में अगर आप लोग देखिएगा तो खास करके सेल्फ हेल्प ग्रुप का जो मूवमेंट बीजेपी सरकार आने के बाद जो हमने 2016 से जो चलाया, अभी हमारे पास 1 लाख से भी अधिक सेल्फ हेल्प का वुमेन्स लोग जुड़ चुका है। तो इसका कारण से देखिए अभी आने वाला दिनों में भी रूरल इकोनॉमी में बड़ा चेंजेस हम लोगों को देखने को मिलेगा। तो इसलिए पार्टी का ये बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में आप लोग वुमेन्स का टोली आप लोग आइडेंटिफाई करके जाइए, क्योंकि टिकट किसको मिलेगा वो तो हम भी नहीं जानता है। उस वक्त में 2029 में 2029 में पार्लियामेंट्री कमेटी ही दिल्ली में तय करेंगे, मगर वी शुड हैव मल्टीपल चॉइसेस। आज आप देख रहा होगा जिस तरह से अभी फिलहाल ही में ये कारसिंसा का इतना सुंदर ब्रिज बना है, ये बीजेपी का सरकार का होते पेमा खांडू का नेतृत्व होने का वजह से ही हुआ है। ये हमें बता सकना पड़ेगा आप बीजेपी को क्यों वोट देना चाहिए और बीजेपी का मेंबर क्यों बनना चाहिए, आपको बनना है, ये हम कार्यकर्ता बता सकना पड़ेगा। आप सेला जैसा इतना ऊंचा जगह में 3 टनल बन चुका है, वो किसका नेतृत्व में बना है? बीजेपी को नेतृत्व करते हुए पेमा खांडू का सरकार में बना है, ये हमें बता सकना पड़ेगा। एयरपोर्ट आया, मुझे ये सब बारे में आप लोगों को डिटेल्स में बताने का जरूरत है। मूल रूप से यही है कि ये 8 साल में किस तरह से अपना स्टेट और देश विकसित हुआ है और किसका नेतृत्व में है और किस पार्टी का होते हुआ है, ये सब चीज हमको बता सकना पड़ेगा। तभी हम जो इस बार इलेक्शन में हमको साथ नहीं दिया, जो हम नया मेंबरशिप जो हम क्रिएट करने जाएंगे नया मेंबर को हम ये बोल के ही हम उनको बताना पड़ेगा कि पहले का सरकार कैसे थे और अपना बीजेपी का सरकार कैसा है। ये सब हम बता सकने का बाद ही हम नया मेंबरशिप को हम एनरोल करा सकते हैं। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा कि वर्ष 2029 तक लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में 33% आरक्षण से संबंधित विधेयक नारी वंदन अधिनियम के लागू होने से महिलाओं को लोकसभा और विधानसभाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होगा। प्रदेश भाजपा मुख्यालय में अरुणाचल प्रदेश स्टेट मेंबरशिप ड्राइव की लॉन्चिंग के बाद संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और रोजगार पर जोर दे रही है। सफलता हुआ है। आने वाला जो 2029 का जो इलेक्शंस होगा वहाँ में हमारा जो वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन्स लोगों का रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। इसमें पार्टी में जोड़ने के लिए टेक्नोलॉजी का हम लोग ने पूरा भरपूर इस्तेमाल किया हुआ है। आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन से मिस कॉल देते हुए भी ज्वाइन कर सकता है। नंबर है 8800002024। इसको आप लोग मिस कॉल करने से भी आपका उसमें SMS आ जाएंगे, तो उसको फॉलो करते हुए मेंबरशिप आप लोग ज्वाइन कर पाएगा। और जैसे मैंने कहा कि टेक्नोलॉजी का इसमें हम लोग ने काफ़ी सहयोग लिया हुआ है, तो पार्टी का वेबसाइट से भी आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, QR कोड भी मिल जाएगा। और साथ साथ जो पुराना जो ट्रेडिशनल जो प्रैक्टिस है कि हम लोग पेपर में भी मेंबरशिप ड्राइव को भी हम लोग कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। 100 डेज का जो टारगेट है, जहाँ जहाँ हमारा बीजेपी जो सरकार। केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सोमवार को शिलोंग में पर्यटन मंत्रियों के सम्मेलन की अध्यक्षता की। सम्मेलन में पूर्वोत्तर, पूर्वी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पर्यटन मंत्रियों ने हिस्सा लिया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह बैठकें विश्व स्तर पर प्रतिष्ठित पर्यटन स्थलों को विकसित करने, वैकल्पिक स्थलों को बढ़ाने और पर्यटन क्षेत्र में विपणन, प्रचार, सुरक्षा, कनेक्टिविटी, स्वच्छता और व्यापार के सुधार पर ध्यान केंद्रित करेगी। उन्होंने आगे कहा कि पर्यटन उद्योग सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP मोड में पर्यटन क्षेत्रों के विकास और टूरिस्ट के लिए बेहतर फैसिलिटी के लिए इन्वेस्टमेंट को प्राथमिकता दे रहा है। मंत्री ने राज्यों से विभिन्न क्षेत्रों में पर्यटन विकास के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने का आह्वान किया। उन्होंने कनेक्टिविटी में सुधार और होम स्टे के विकास की आवश्यकता पर जोर दिया। अरुणाचल प्रदेश के पर्यटन मंत्री PD सोना ने बैठक के दौरान राज्य में इको, कल्चरल, एग्री, रिलीजियस, एडवेंचर सहित विभिन्न क्षेत्रों में पर्यटन की संभावनाओं की चर्चा की। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक सौंदर्य के साथ ही राज्य के जनजातीय विविधता और कल्चरल डाइवर्सिटी पर्यटकों के लिए आकर्षक का केंद्र है। श्री सोना ने कहा कि पर्यटन क्षेत्र के विकास से स्थानीय लोगों के लिए भी रोजगार के अवसर पैदा होंगे।
राजधानी ईटानगर के जिला उपायुक्त तालो पोतम ने आज जनप्रतिनिधियों, पुलिस विभाग और अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कोऑर्डिनेशन मीटिंग की। बैठक में ईटानगर के पुलिस अधीक्षक रोहित राजवीर सिंह, नाहरलगुन के पुलिस अधीक्षक मिहिन गाम्बो, ईटानगर नगर निगम और पंचायत के प्रतिनिधि मौजूद थे। जिला उपायुक्त ने कहा कि हर महीने 1000 से अधिक नए वाहनों के रजिस्ट्रेशन और बाहर से आने वाले वाहनों को देखते हुए ट्रैफिक मैनेजमेंट सबसे बड़ी चुनौती है। उन्होंने ईटानगर राजधानी क्षेत्र के सभी सेक्टर में अच्छी सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, सुरक्षा, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर सप्लाई सहित नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए सभी हितधारकों से सक्रिय योगदान की अपील की। अरुणाचल प्रदेश में पोषण माह के साथ ही पौधारोपण अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में असम राइफल्स ने नामसाई जिले के लेकांग अंचल में पौधारोपण अभियान चलाया। सोशल मीडिया पोस्ट एक्स में असम राइफल्स ने कहा कि स्थानीय समुदायों के लिए सस्टेनेबल इकोसिस्टम और हेल्दी फ्यूचर की थीम पर पौधारोपण और जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। तवांग के जिला उपायुक्त सभागार में आज नारकोटिक कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हुई। एडीसी सांग कांडू की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में पुलिस अधीक्षक तोंगन वांगदी, डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर पीयूष जी और कई अधिकारी मौजूद थे। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया के खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ अरुणाचल पर हर शाम 6:30 पर लाइव देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।